नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भारत को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई वन फ्रंट वॉर कहता है, कोई टू फ्रंट वॉर कहता है, कोई 2.5 फ्रंट वॉर कहता है। लेकिन ये चीज साफ नहीं होती है कि भारत को कितने मोर्चों पर किस तरीके का युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस विषय पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं जनरल प्रकाश। एक शानदार सफर रहा है इंडियन आर्मी के साथ। कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन होने के बाद सिर्फ कैप्टन रैंक में उनको जनरल काडर में शिफ्ट किया गया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमांड की फर्स्ट सिख, हिंदुस्तान और कॉमनवेल्थ की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड बटालियन फर्स्ट सिख या 4 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, और उसके बाद कमांड की एक आर्मर्ड ब्रिगेड, और उसके बाद एक राष्ट्रीय राइफल यूनिफॉर्म सेक्टर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का नेतृत्व किया। तो सर, आपका स्वागत है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज इस विषय पर बात करने के लिए आपके साथ ये मौका मिल रहा है। हम चाहते हैं यह बताएं कि हिंदुस्तान को क्या थ्रेट्स हैं, हिंदुस्तान की एक्चुअल थ्रेट परसेप्शन है क्या, और हिंदुस्तान को हमें कितने फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ने के लिए भविष्य में तैयार रहना चाहिए। कर्नल उत्कर्ष, पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे इस बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने का सोचा। और ये जो आपने सब्जेक्ट आज के लिए चुना है, ये ख़ास तौर पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है कि ये न तो सिर्फ मिलिट्री को एड्रेस करना है, बल्कि पूरे देश के जो हमारी जनता है, वो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो उन सबको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अभी जैसे आपने बताया कि कितने फ्रंट पे हमारी लड़ाइयाँ होंगी। अभी आप तो फौज में इतने साल रहे हैं, आपने सुना होगा कि कोई बोलता है जी पहले तो एक फ्रंट की वार होती थी, उसके ऊपर डिस्कशन होता था कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। 1996 के बाद से, जबकि हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है, उसके बाद लोग चाइना चाइना करने लगे। फिर लोगों ने चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ की बात करी 96 के बाद से। अभी जब हम नज़दीक आए थोड़ा और, तो अभी आपको याद होगा कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और जनरल बिपिन रावत साहब, जिस समय की वो चीफ थे, और उसके बाद भी उन्होंने आर्टिकुलेट किया कि ये हमको 2.5 फ्रंट वॉर पे लड़ना होगा। उन्होंने बोला 2.5 फ्रंट, जी हाँ, और उसके ऊपर ही डिस्कशन उसके बाद से चल रहा है। और आपको ये भी शायद याद होगा, बल्कि ज़रूर याद होगा, कि जिस समय की गलवान का शोडाउन हुआ, उससे कुछ एक महीने पहले उन्होंने, बिपिन रावत साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी थी, और मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने कहा था। उन्होंने बोला था कि समय आ गया है ये कि आर्मी को अपने जो रोल उनके हैं उससे अलग उनको सोचना होगा, और उनको रोल ये होगा कि उनको अलाइन करना होगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही सिर्फ, और उनको अलाइन करना चाहिए हमारे जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, जिसको लोग ये भी बोलते हैं कि वो हमारे जो देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो लड़ते हैं, उनके साथ हमको अलाइन करना पड़ेगा, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ। मुझे बड़ी अजीब बात वो लगी कि वो कैसे कह रहे हैं कि समय ख़त्म हो गया है
जबकि उन्होंने ये भी बोला कि समय ख़त्म हो गया कि जबकि कन्वेंशनल वार होगी। तो मुझे तो बड़ी आश्चर्यजनक और मेरे को हास्यास्पद भी लगा। लेकिन ऑब्वियसली जो उस समय पावर में है, जिनको लोग सुनते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। और जैसा आपने देखा होगा, उससे चंद महीने के बाद ही हमारा ऐसा शोडाउन चाइना के साथ हुआ कि हम लोग अभी तक डिप्लॉयड हैं वहाँ पे। ऑलमोस्ट एक बड़ी वार होते होते बची। यानी कि बिपिन रावत साहब और उस समय जो पॉलिटिकल हायरार्की थी, जिसको कि वो दे रहे थे सलाह, वो उस समय कन्विंस थे कि हमारा कोई मिलिट्रीली कोई हमारा लड़ाई होना नहीं है, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का ही सिर्फ लड़ाई हमारे लिए है। और जबकि ये हुआ गलवान के साथ, उसके बाद पूरा इंडिया उठा। खैर, उसके बाद जब लोगों ने बात करना शुरू करी है तो 2.5 फ्रंट की बात कर रहे हैं। 2.5 फ्रंट का मतलब ये हुआ, चीन, पाकिस्तान और हमारे देश में जो बैठे हुए हैं गद्दार हमारे, जो कि देश की जिसको अंदर से ब्लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवादी तत्व जो अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा से और से संबंध रखते हैं, वो लोग हमको ब्लीड करेंगे। इसलिए उन्होंने बोला 2.5 फ्रंट। उसी समय मैंने एक इसके ऊपर काफ़ी मैंने तवज्जो दी और एक आर्टिकल मैंने लिखा था जो कि काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा। और उसके बाद उसके ऊपर सोचते सोचते अभी का जो माहौल देख रहा हूँ, जो कि मैंने उस समय सोचा था, वो करीब करीब सही निकल रहा है, न कि 2.5 फ्रंट वॉर। तो मेरे हिसाब से कर्नल उत्कर्ष, आज वो समय आ गया है कि हिंदुस्तान को 2.5 फ्रंट वॉर लड़ने की जो मानसिकता है, उससे उभर के हिंदुस्तान को तैयारी करनी पड़ेगी कुछ और की। जी हाँ। और वो जो और आप बता रहे हैं, जो आपने मेरे से पूछा है, वो और है, मेरे हिसाब से ये 5 फ्रंट वॉर है जो कि इंडिया को लड़ना पड़ेगा। 5 फ्रंट वॉर। जी, हिंदुस्तान के भविष्य में ये खतरे छिपे हैं। वाकई ये सुन करके लोगों को आश्चर्य होगा सर, ये 5 फ्रंट वॉर क्या हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, आप बताएं। निश्चित रूप से। अभी जैसे देखिए कि जो लोग, जब भी मैंने बताया कि 2.5 फ्रंट की जब बात कर रहे थे बिपिन रावत साहब, और उसके बाद बाकी लोग जो उसी चीज़ को अभी तक ढो रहे हैं, उसमें तो चीन, पाकिस्तान और इंटरनल सिक्योरिटी की बात थी। आज की डेट में जो मैंने उस समय सोचा था वो सही आ रही है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश कैसा थ्रेट उभरा है आप देख ही रहे हैं कि कभी वो बोलते हैं कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे, कभी बोलते हैं कि हम चिकन ने काट देंगे, कभी वो बोलते हैं कि चाइना से मिलके जो 7 सिस्टर्स हमारी हैं वो हमसे छीन लेंगे। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त दुश्मन के रूप में उभरे हैं। जी हाँ। तो ये हो गई 3 फ्रंट स्ट्रेट अवे। और अगर आप उसके बाद देखिए तो जो हमारी और जो है, जो नेक्स्ट है, वो जो अंदर की तरफ जो हमारा है, जो जिसको 2.5 फ्रंट में 0.5 बोला जाता है, मैं उसको आज 1 फ्रंट मानता हूँ। क्यों? कि 2 कारण हैं उसके। एक तो आप देख रहे हैं कि जो रेड कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट था कि हम शुरू करेंगे नेपाल में पशुपतिनाथ से, हम तिरुपति नाथ तक जाएंगे और नीचे रामेश्वरम तक जाएंगे, जो जिस बात की इतने दिनों से लोग आर्टिकुलेट कर रहे थे, जो लेफ्टिस्ट का ये कॉरिडोर जो है, जिसको रेड कॉरिडोर आप बोलते हैं, जिसमें नक्सलाइट्स और लेफ्टिस्ट, पूरे अर्बन नक्सल, ये सभी शामिल हैं, वो उसके ऊपर इतने एक्टिव थे। अभी जब लास्ट 2 साल में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है इनके ऊपर, तो इन्होंने क्या किया है कि इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि एक्चुअल खतरे हमारे हैं, जिसको अर्बन नक्सल भी आप कहते हैं, वो लोग अपनी जगह पे मिल्ट कर गए हैं, हमारे सिविल पॉपुलेशन के साथ मिल गए हैं। और बाकी जो बचे हैं उसमें कोई शक नहीं है कि श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इसके ऊपर बहुत बड़ा शिकंजा डाला गया है रेड कॉरिडोर के ऊपर। और आज के डेट में करीब 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि ये रह गया है, और मेरे को कोई शक नहीं है कि नेक्स्ट 1 या 2 साल में उसके ऊपर भी कंट्रोल होगा। जी हाँ सर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भारत ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। जी। और अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स का, जैसा आप कह रहे थे,
उनकी संख्या वाकई कम हुई है जी। लेकिन बीच बीच में लेफ्ट विंग के अटैक्स ये रिमाइंड जरूर कराते हैं कि वो डाउन जरूर है लेकिन आउट नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है कर्नल उत्कर्ष। और उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। और पूरी दुनिया में खास करके आप देखें अमेरिका, यूरोप और जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर खास तौर पे जो लेफ्टिस्ट हैं और इस्लामिस्ट हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त गठबंधन है। ये गठबंधन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी जो विचारधारा उसका गठबंधन है, वो ऐसा नहीं है। वो गठबंधन है प्लस उसके साथ वो रास्ते पर खून बहाने के लिए तैयार हैं। जो हमारे देश में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और अगर आप दोनों को मिलाएं तो ये फ्रंट जो कि हमारे देश के अंदर है, ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री फ्रंट बनता है। और मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा चाणक्य को। उन्होंने बताया था चाणक्य ने कि जो दुश्मन है बाहर का और बाहर से सपोर्टेड है, उसको हराना सबसे आसान है। दुश्मन जो कि बाहर का और अंदर से सपोर्टेड है, उसको हराना भी आसान है। लेकिन दुश्मन जो कि अंदर है और अंदर से ही सपोर्टेड है और बाहर से सपोर्टेड है, उसको हराना बहुत भारी मुश्किल है। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का है, ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे पूरे देश के लिए है। अगर आप देखिए तो चाइना कोई जगह नहीं दे रहा इस्लामिज्म को। किसी इस्लामिक कंट्री में लेफ्ट लिबरल जो हैं या लेफ्टिस्ट जो हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, कहीं पे नहीं है। आप देखिए 58 इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पर पहला जो उनका दुश्मन है वो लेफ्टिस्ट, एक भी लेफ्टिस्ट वहाँ पे नहीं है। जो कंट्रीज जहाँ पर के लेफ्ट हैं, जैसे चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया कहने का मतलब, और जहाँ जहाँ पर कि कम्युनिस्ट रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल नहीं है इस्लाम का, मतलब एक्सट्रीमिज्म की बात ही नहीं है। खड़े नहीं हो सकते, उनकी कमर तोड़ दी गई है या उनको खड़ा नहीं होने दे रहा है। तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस यूरोप, अमेरिका से अभी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हुआ है, वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हमारे यहाँ बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और इससे लड़ना, मैं श्री चाणक्य से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि ये सबसे मुश्किल हमारा काम है। तो ये हमारा चौथा फ्रंट हो गया। अभी पाँचवा फ्रंट, जी पाँचवा फ्रंट का अभी हाल में ही जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें देखा होगा आपने कि किस तरह से कई एक चीज़ें हैं, प्रोपगंडा वॉरफेयर, आपने ये भी देखा कि अभी ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वॉर जो है स्पेस में जाए, आउटर स्पेस की वॉर। तो स्पेस, उसके बाद देखिए साइबर स्पेस आपका है। एक तो स्पेस हो गया ऊपर पे जहाँ पर कि आपके सैटेलाइट वगैरह हैं, तो सेट वॉरफेयर कहिए, और नेविगेशन के लिए, इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, सब के लिए वो। और दूसरा साइबर वॉरफेयर है। साइबर वॉरफेयर का एक बड़ा ज़बरदस्त ये है कि वो ऐसा नहीं है कि ये जो हम बात कर रहे हैं सिक्वेंशली आएगा, सिक्वेंशली नहीं आएगा। मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले जो लास्ट में मैं बोल रहा हूँ वो लॉन्च होगा। यानी कि जो इन्फो वॉरफेयर, जो साइबर वॉरफेयर और आपका जो वॉरफेयर है जो कि स्पेस वॉरफेयर है, ये आपके सबसे पहले लॉन्च होगा। ये लॉन्च होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पूरे देश में आपका रेल, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका जो सप्लाई सिस्टम है वो, आपका जो एयर ट्रैवल है वो, ये पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है। हर एक जगह जहाँ पर भी हम लोग, आप जैसा आप जानते हैं कि हम लोग साइबर स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारा यूपीआई टुडे, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, ये पूरा ऐसा एक्सपोज्ड है कि इसके ऊपर हमला होना एब्सोल्युटली निश्चित है। और जैसा आपको पता होगा, अभी शायद 1 साल पहले जबकि हमारे साइबर अटैक हमारे ऊपर हुआ, वो हुआ एम्स में। आपको पता है कि 2 या 3 दिन तक वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। वो एक, मेरा अपना मानना है कि वो एक टेस्टिंग किसने किया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी ने टेस्ट 100% किया उसके ऊपर कि हम इसको पैरालाइज कर सकते हैं। तो ये पैरालाइज हो सकता है। तो साइबर वॉर सर एक बहुत बड़ी थ्रेट है और अभी तक ये पूरी तरीके से किसी के खिलाफ वाकई एम्प्लॉय नहीं की गई है। अगर की गई तो वाकई इसके रिजल्ट्स बड़े भयानक होंगे।
आपका कहना सही है। और इसमें कर्नल उत्कर्ष, अभी आप देखिए एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इसमें इंसर्शन हुआ है, इससे और भी फ़र्क पड़ेगा। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। और जो आपके एडवर्सरी हैं, जैसा कि अभी हमारे वाइस चीफ जो हैं, 2 दिन पहले की बात है, जनरल राहुल सिंह हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग पाकिस्तान से सिर्फ नहीं लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी लड़ाई 3 देशों से थी, बेसिकली चाइना और टर्की से। तो अगर उन्होंने बोला है तो मैं इस बात को बहुत सीरियसली लूँगा, इस बात को मैं बहुत सीरियसली लूँगा कि, और चाइना और ये हथियार लेके तो आए नहीं, तो ये बात है कि अगर स्पेस से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर कंटिन्यूसली पास किसी एनिमी को होता है तो इट इज़ एज गुड एज ज्वाइनिंग फॉर वॉर। बचा क्या फिर? आप कहते या चाइना कंटिन्यूसली सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन दे रहा था इंडिया के बारे में जी। और आप देखिए कि ये और कैसे प्रूव होता है कि जनरल राहुल सिंह गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं, और मैं उनको बिलीव करूंगा क्योंकि वो हमारे वाइस चीफ हैं। वो जो बोल रहे हैं हमारे सरकार का और हमारे मिलिट्री का बहुत कंसीडर्ड ओपिनियन है, इसलिए उसको मैं बिल्कुल, उसके क्रेडेंशियल को मैं गलत नहीं मानूंगा, वो बिल्कुल 100% सही मानूंगा। और देखिए वो इतना पावरफुल बयान था कि ये आज या कल की बात है कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे थे कि ये लड़ाई हम अकेले लड़ी है, पाकिस्तानी आर्मी ने लड़ा है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो आज हम 5 फ्रंट वॉर की तरफ झांक रहे हैं, देख रहे हैं। एब्सोल्युटली कर्नल उत्कर्ष, अगर ये 5 फ्रंट की हम तैयारी आज नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी देश की जो अक्षुण्णता है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अभी कैसे करेंगे ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये तुरंत कवर नहीं हो सकता है, वो भी हमने सोचा हुआ कि कैसे करना चाहिए। लेकिन वो तो जो कि बैठे हुए आज के डेट में जो हमारे प्लानर हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, एक से एक ब्रिलियंट हमारे मिलिट्री प्लानर्स बैठे हैं, एक से एक ब्रिलियंट जनरल्स, एडमिरल्स और हमारे ये एयर चीफ वगैरह बैठे हैं, और हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप भी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम लोग जो कि इसके ऊपर कंटिन्यूसली इतने सालों से सोच रहे हैं, तो हम अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि उससे कहीं पे लोग संज्ञान लें, खास करके जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप हैं वो इसका संज्ञान लें, मिलिट्री लीडरशिप वो संज्ञान लें, कंसिडर करें। अगर लगता है कि बिल्कुल बेकार है, फरवाद की बात है, तो डंप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेंगे तो वही जो आज सीट ऑफ पावर में है। हमारी कोई भी बात तो मानेंगे नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। तो जब हमने सर ये 5 फ्रंट वॉर की बात की, और 5 फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन के लिए आप मानेंगे कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिज़िकल थ्रेट्स जो हमारे बॉर्डर्स से हैं उनको निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ जो आपने स्पेस की बात की और आपने साइबर के बारे में बात की, कैपेसिटी चाहिए, और इंटेलिजेंस की कैपेसिटी घर में छिपे गद्दारों से निपटने के लिए। तो एक बहुत बड़ा, आप समझते हैं, आप कहेंगे कि कोई एक ऐसा ग्रिड बनना चाहिए, नेशनल ग्रिड बनना चाहिए जो कि इसके ऊपर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करे। कर्नल उत्कर्ष, ये जो सब्जेक्ट है इसका इंटेलिजेंस वाला, ये थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इस तरह से है कि हम जब बोलते हैं कि भाई इंटेलिजेंस गैदर करना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटेलिजेंस के बिना काम नहीं चलेगा कहीं पर भी। आप जानते हैं जहाँ जहाँ आप गए हैं, इंटेलिजेंस की कमी के चलते आपने उंगलियाँ अपनी जलाई हैं। आपने जलाई 1984 में, बल्कि मैं तो कहूँगा 1962 से जाइए, आपने उंगली जलाई बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी थी या रॉन्ग इनपुट दिया गया था आपको। 65 में वही चीज़ हुआ रिपीट आपके साथ, उसमें भी आपने उंगली जलाई अपनी 65 में। आफ्टर ऑल हमने लड़ाई जीती, लेकिन क्या हमने अपना पूरा जो हमारा एम था अचीव किया? मेरा अपना मानना है कि हमने कोई एम अचीव नहीं किया। इट वाज, आई मीन, हम लोग आए गए, हमने ज़मीन छोड़ दी, उन्होंने ज़मीन छोड़ दी, और एवरीबडी इज़ अ गुड गाय, दैट फिनिश्ड। उसी तरह अगर आप पीछे आइए, और 71 के टाइम में हम लोग बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर्ड थे, हमारे पास बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस था, तो हमने कितना बढ़िया किया काम, ये सब कोई जानते हैं। उसके बाद आप आइए और क्लोज़र,
1984 का आपको याद होगा कि 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार आया था, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एब्सोल्युटली कोई इनपुट नहीं थी, पुलिस वालों के पास भी इनपुट नहीं थी उतनी जो होनी चाहिए। और हमारी वहाँ पे डिवीज़न बैठी है, इवेंचुअली जब 15 इन्फेंट्री डिवीज़न को बोला गया कि तुम करो ये काम, तो 15 इन्फेंट्री डिवीज़न के जो जीओसी थे उन्होंने मना कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप पॉडकास्ट देखिए, एक जो जनरल बरार का है, जिन्होंने की डिवीज़न लीड किया था इसमें टेररिस्ट को निकालने के लिए ब्लू स्टार में, जनरल बरार साहब का पॉडकास्ट देखिए आप। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि जब कि जीओसी 15 डिव ने मना कर दिया, तब उनको बुलाया आर्मी कमांडर ने, जो जनरल सुंदर जी उस समय थे। तो उनका भी प्रॉब्लम वही था, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी 1984 की बात। उसके बाद अगर आप आइए श्रीलंका में, तो आपको पता है अच्छी तरह से कि हमारे पास इनपुट बहुत कम थे, खास करके जिस दिन से कि एलटीटी ने अपना हमसे नाता तोड़ लिया, उसने बोल दिया कि अभी तुमसे बात नहीं करेंगे, उसके बाद हमारे पास कोई इनपुट थे, हम तो अंधे थे वहाँ पर। और इसके चलते हमने कितनी कैजुअल्टी हुई, आपको याद होगा कि पैरा बटालियन जो लैंड हुई थी, बिल्कुल वो मैसेकर हो गई पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी। एब्सोल्युटली, आपको मालूम है उसके बारे में। जी हाँ। तो अगर उसके बाद और क्लोजर होम आइए, तो जहाँ जहाँ पर भी आप देख रहे हैं और जहाँ भी सक्सेस आपका है, जैसे JNK में इतना सक्सेसफुल हमारा ऑपरा, क्यों कि हमारा अपना इंटेलिजेंस ग्रिड वहाँ पर है। तो ये देश में इंटेलिजेंस ग्रिड की ज़रूरत है, हमारे पास है, बड़े सारे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हाईएस्ट लेवल पे उनका तवज्जो इसके ऊपर ज़रूर होगा। आर्म्ड फोर्सेस को कभी अलाउ नहीं करेंगे ये लोग कि टू गेट द इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारा जैसे आपको मालूम है कि आर्म्ड फोर्सेस का इंटेलिजेंस भी जो हम लोग जो टैक्टिकल लेवल का इंटेलिजेंस हम लोग ले सकते हैं, दैट्स इट। स्ट्रेटजिक लेवल का भी इंटेलिजेंस हम लोग नहीं ले सकते हैं, वो हमें दूसरी जो हमारी और संस्थाएं वो देती हैं। ये सर इंटेलिजेंस के बारे में आपने बताया कि कहाँ कहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। 1999 एब्सोल्युटली, या से बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर शायद ही हिंदुस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में हो। गलवान में 1989 जब JNK में इंसर्जेंसी और टेररिज्म फ्लेयर अप हुई, किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी गहराई तक उतर चुकी है, और एकदम से हम सरप्राइज हो गए। वो तो हिंदुस्तान की आर्मी की दाद देनी चाहिए, जिसने वहाँ ग्राउंड होल्ड किया और वापस लेकर के जम्मू कश्मीर को वापस लाए मेन स्ट्रीम। अदरवाइज वॉज ए टोटल एंड फेल्योर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल उत्कर्ष आप, और उसका कारण वही जैसे मैंने बताया, कारण यही है कि हमारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो ये सिस्टम था उस समय, वो बहुत कमज़ोर था। उसके बाद वही तो हुआ है हमारे गलवान में, अगर देख लीजिए गलवान में भी तो वही हुआ है। गलवान में हमको क्यों नहीं पता था कि कितने कितने वो लोग हैं, और अगर पता था तो हमने एक्शन क्यों नहीं लिया था पहले? हमने एक्शन लिया होता उसका, लेकिन हमने लिया नहीं। हमारे 20-22 जवान मारे गए, 20 जवान मारे गए, उनके अकॉर्डिंग टू मी मोर देन 100 मरे हैं उनके, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। पॉइंट इज यू डिडंट हैव द इन्फॉर्मेशन एज मच यू शुड बी हैविंग। अभी आइए जो आपका इंटरनल है उसको देखिए। इंटरनल मैं मानता हूँ कि हमारे पास इनपुट हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अगर रहता तो पुलिस स्टेशन के पास अभी एक सप्ताह पहले लखनऊ में जो पकड़ा गया है एक बंदा, जो कि अपने घर के नीचे उसने छिपा के रखा था वो हथियारों की फैक्ट्री, मोर देन 300 वेपन्स मिले हैं, अब 20-25 हज़ार कारतूस मिले हैं वहाँ पे। और वो बिल्कुल ऐसा सिंपल सा वो था कि वो वहाँ पर दवा दारू देता था लोगों को, हकीम अपने को कह के, और उसके घर के नीचे हो रहा था, और पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर पे। और ये उसके बाद जैसे वहाँ पर हुआ उसी तरह साउथ इंडिया में निकला है कई एक जगह पे। लेकिन तो जाहिर सी बात है सर, इतना बड़ा हथियारों का ज़खीरा और हथियार गोला बारूद का ज़खीरा शिकार खेलने के लिए तो नहीं है। एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। ये एक मेजर डिज़ाइन को, बड़ी प्लानिंग को कभी न कभी साकार करने के लिए है, और वहीं पर ये लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट गठजोड़ की बात जो आपने की जी, वो एक मूर्त रूप लेते हुए दिखाई देती है। हाँ, और ये जैसे मैंने बताया कि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपका क्या है कि आपका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। जब आप डिप्लॉय अपने आप को
मोबिलाइज करते हैं किसी भी काम के लिए, तो आपको कंप्लीट रेलवे की ज़रूरत पड़ती है, आपको कंप्लीट रोड स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको एयर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। अभी रोड स्पेस तो एयर जो रेलवे का जो है, ये आप जानते हैं चौक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ देखिए इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पे देखिए कि आप जो गतिविधियाँ हो रही हैं वहाँ पर मज़ार बताइए, क्या ज़रूरत है एक रेलवे स्टेशन में मज़ार बनाने की? उसके अंदर तो कुत्ता तक भी दबा नहीं होता है, लेकिन मज़ार वहाँ पे बन जाएंगे, हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो रेलवे लाइन के आसपास और जहाँ भी चौक पॉइंट है बड़े शहर में घुसने का, बड़े शहर से निकलने का, उस जगह को देखें तो आप ऐसा है कि कुछ एक आदमी मिलकर उसको घंटों बंद कर सकते हैं। तो अगर आप अभी से संज्ञान लेंगे तो आपका जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुला रहेगा, अगर ये आप सोचेंगे तब खुला रहेगा, नहीं तो एक छोटा सा ग्रुप जो कि बहुत बड़ा बन सकता है वो उसको रोक सकता है। उसमें एक्सट्रीमिस्ट, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट और लेफ्टिस्ट, वो वहाँ पे रहेंगे। और जो एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में ये बताया कि अगला वॉर जो 5 फ्रंट का होगा वो किस रूप में होगा और उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल उत्कर्ष।